हेलो 10th क्लास, गुड इवनिंग। आज हम विद्या एकेडमी में जो सपोर्ट का चैप्टर नंबर 4 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिस्ट्री का। ठीक है, इसके अंदर हमने जो चैप्टर 4 है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बारे में जो सपोर्ट में जो टॉपिक वाइज चैप्टर क्लियर किया हुआ है ना, उसको हम क्लियर करेंगे आज। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है, आई थिंक सो आपको साफ दिख रहा होगा। अगर यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन अगर बड़ा कर दूं मैं, है ना, अब दिख रहा होगा आपको साफ। देखो पहला क्या है, सबसे पहले एक चीज ये समझने वाली है हमारे पास यहाँ पर कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, मतलब जो उद्योगीकरण था, वो आया क्यों था, पर्पस क्या था उसका आने का। कोई तो पर्पस होता है किसी ना किसी चीज का आने का। ये थोड़ी ना कि आज हम उठे और 15 से 20 मिनट के अंदर हम उठे और बोले चलो चलो इंडस्ट्रियलाइजेशन ले आते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं होता। अगर हम घर में भी कभी कुछ करते हैं तो उससे पहले हम थोड़ी सी या छोटे से टाइम के लिए प्लानिंग कर लेते हैं। जैसे घर में अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपकी मदर है, वो वेजिटेबल बनाने की बात करती हैं कि अगर मुझे वेजिटेबल बनाना है, तो वो सबसे डिस्कस करती है, पूछती हैं कि आपको क्या खाना है, आपको क्या खाना है, आपको क्या खाना है, इस तरह से सबसे पूछती है ना। तो उसके बाद वेजिटेबल बनते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर अगर हम एक चैप्टर की बात करें जिसका नाम है उद्योगीकरण। उद्योगीकरण बेसिकली क्या है? तो उद्योगीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों आया, क्या पर्पस था, क्या हाथ से काम करने वाले मजदूरों के ऊपर जो विश्वास है वो खत्म हो गया था क्या, या फिर क्या रीजन था कि उद्योगीकरण क्यों आया? तो मेरा एक हिसाब यहाँ पर ये बनता है कि उद्योगीकरण इसलिए आया क्योंकि हमें अपने देश को विकसित की तरफ लेके जाना था। कहाँ लेके जाना था? विकास की तरफ लेके जाना था, विकसित की तरफ लेके जाना था, कि हमें अपने देश को कैसे विकसित बनाना है। अगर हम हाथ से ही काम करते रह जाते, चरखा चलाते रह जाते, या इन द सेंस मतलब ये है कि चरखा इन द सेंस वो तो गांधी जी जो चरखा लेके आए थे वो इसलिए आए थे क्योंकि हमें अंग्रेजों की चीजों का बहिष्कार करना था जो उनकी चीजें बनी हुई थी। अगर हम हाथ की चीजों का इस्तेमाल करते रहते तो जो चीज बनने का जो स्पीड है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर जो जनरेशन आएगी या जो पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही थी, है ना, जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उस पॉपुलेशन को मीट करने के लिए, उस पॉपुलेशन की डिजायर सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए औद्योगिकरण को लाया गया था। ध्यान से समझना मेरी बात कि औद्योगिकरण लाया क्यों गया था, क्या पर्पस था उसको लाने का। ये औद्योगिकरण एक तरह से एक क्रांति बन के उभरा था। अब औद्योगिकरण आया तो ऑब्वियस सी बात है मशीनीकरण भी साथ में आया, क्योंकि औद्योगिकरण सिर्फ इस पर्पस से थोड़ी आ सकता है कि बस उठे और उद्योग में लग गए। उद्योग को चलाने के लिए आपको जमीन, आपको मशीन, मशीन को रिपेयर करने के औजार, और उसके बाद उस मशीन पर काम करने के लिए कर्मचारी, लेबर, इन सब चीजों की जरूरत पड़ी। लेकिन सबसे पहले क्या था कि जो जनसंख्या जिस स्तर से बढ़ रही थी, उस स्तर को समझने के लिए, उस स्तर की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी उद्योगीकरण बहुत जरूरी था। क्योंकि हाथ से काम करने पर इतनी जल्दी माल तैयार नहीं हो पाता था और लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, जिस वजह से माल क्या मिलता था? महंगा मिलता था। महंगा इन द सेंस इतना महंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब क्या है, औद्योगिक क्रांति से पूर्व आदि उद्योगीकरण फैक्ट्री पर आधारित नहीं थी। औद्योगिकरण की क्रांति मतलब ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा आपको फैक्ट्री लगानी है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सीधा आप गए और फैक्ट्री लगा दी। उत्पादन व्यापारिक गिल्सर द्वारा नियंत्रित किया जाना, मतलब उत्पादन, जो व्यापारी उत्पाद करता है, मतलब किसी चीज को उगाता है, उस पर भी नियंत्रण लगाने की एक क्रांति थी। ये नहीं कि आप उगाए चले जा रहे हो, जिस चीज की जरूरत है नहीं उसको भी आप बनाए चले जा रहे हो। गांव में किसानों या दस्तकारों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन। जब उद्योगीकरण नहीं आया था तो पहले कौन माल बनाते थे? किसान बनाते थे, दस्तकार बनाते थे। उसके बाद गांव और शहरों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्रांति आई कि क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन आना चाहिए। अब गांव के लोग पिछड़े हैं, आज भी हाथ की चीजों से बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई शहर की तरफ भी तो लोग आते हैं। क्यों आते हैं लोग? क्योंकि गांव इतना विकसित नहीं होता, लोगों को इतनी रोजगार नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, लोगों को काम देने के लिए सरकार के पास, या लोगों के पास काम नहीं है, ये कहने का मतलब है।
इसलिए औद्योगिकरण का विकास हुआ। यूरोप में औद्योगिकरण क्यों आया? तो फैक्ट्रियों का निर्माण, देखो अब आ गई ना बात, अब फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ इसलिए औद्योगिकरण आया। परिवर्तन भी लाना जरूरी था, रफ्तार से परिवर्तन आ रहा था। हाथ श्रम और वाष्प शक्ति, मतलब जो हाथ का श्रम है ना, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। मजदूरों की स्थिति दयनीय हो रही थी कि भैया हर आदमी तो फैक्ट्री पे काम कर नहीं सकता, मतलब मशीनों पे काम करने के लिए इतना स्किल्ड नहीं था वो कि तुरंत जाए और मशीन पे बैठ जाए। अब उसके बाद भारत क्यों इसका उदाहरण बना? तो भारत में कपड़े का युग बहुत फेमस हुआ भाई, कपड़ा सबसे फेमस। आज भी अगर आप देखेंगे गांधीनगर की मार्केट भारत की सबसे बड़ी एशिया की मार्केट है जहां पर कपड़ा बिकता है। और बुनकरों की स्थिति 18वीं शताब्दी में खराब हो गई थी जिस वजह से औद्योगिकरण आया। भारत में फैक्ट्रियों का उदय हुआ, भारत में औद्योगिक बहुत ज्यादा हुए, विकास का अनूठापन एकदम सामने निकल कर आया और वस्तुओं का बाजार बन गया भारत। तो ये डिफरेंशिएट अगर आप देखोगे औद्योगिकरण का युग कहाँ कहाँ आया और उस पर आप देखोगे तो औद्योगिकरण क्रांति से पूर्व, अगर औद्योगिकरण की जब क्रांति नहीं आई थी उससे समय, उसके पहले क्या हालात थे? तो उससे पहले फैक्ट्रियां नहीं थी, किसान सब काम करते थे, उत्पादन का कोई पता नहीं था, गांव शहरों पर बर्डन था। फिर यूरोप में आया और फिर भारत का भी उदाहरण बन गया औद्योगिकरण। नेक्स्ट में आपने क्या पढ़ना है इसमें कि औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार क्या है। ऊपर वाला छोड़ देना, नीचे वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो औद्योगिकरण का मतलब फिर वही बात है, औद्योगिकरण का मतलब सिर्फ फैक्ट्री उद्योग का नहीं था, वो ये था कि लोग नई टेक्नोलॉजी को सीखें और नई टेक्नोलॉजी से काम करें। कपास तथा सूती वस्त्र उद्योग एवं लोहा व स्टील उद्योग में बदलाव काफी तेजी से हुए और ये ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे, जैसे कि सूती कपड़ा और कपास, लोहा, स्टील, इन सब चीजों में ब्रिटेन ने अपने हाथ बढ़ाए और भारत को औद्योगिकरण की तरफ ले गया। क्यों? यहाँ पर कच्चा माल बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता था। लोहा एवं इस्पात उद्योग का तेजी से विकास हुआ और इंग्लैंड के रेलवे विस्तार में तथा 1860 के दशक में उपनिवेशों में रेलवे के नए विस्तार आए। परंपरागत उद्योग भी आसानी से हाशिए पर ढकेले नहीं जा सकते थे। हाशियाकरण क्या होता है? जैसे कि छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति जो है उसको किसी और क्षेत्र की तरफ ढकेले। जैसे मान लो कि मैं हूं, मेरे को गेहूं उगानी आती है और मेरे को कह दिया जा भैया जा तू नील की खेती कर, इस तरह से ये चीज ज्यादा हो रही थी। परंपरागत उद्योग भाप से चलने वाले या लोहा इस्पात उद्योग से प्रभावित नहीं थे। जो परंपरागत उद्योग मतलब जो पुराने, जैसे पहले जो रेल होती थी वो भाप से चलती थी, भाप से, तो स्टीम इंजन से चलती थी। अब धीरे धीरे उसको क्या गया, उस समय उस पे कोई प्रभाव अभी नहीं पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे आविष्कार होने लगे और मशीनी युग आ गया। कौन सा युग आ गया? मशीनी युग। इसके बाद यहाँ पर इंग्लैंड में मजदूरों का जीवन, अब देखो मशीनी युग आया तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लैंड में जो मजदूर हैं उनका जीवन कैसा रहा उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो कुल मिलाकर मजदूरों का जीवन बहुत ही खराब हो गया। भाई देखो ज्यादातर हिंदुस्तान में जो काम करने वाले लोग थे वो हाथ से काम करने वाले लोग थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उनका जीवन कैसा हो गया? दयनीय हो गया, क्योंकि मशीनी युग आ गया। अब जितने लोग हाथ से काम करते थे वो तो गए, अब वो कैसे काम करेंगे, है ना। श्रम की बहुत वजह से नौकरियों की भारी कमी हो गई। श्रम, अब जो श्रम चाहिए, श्रम इन द सेंस काम है, वो नहीं है। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर होने लगी। अब देखो फैक्ट्री खुल गई, जो फैक्ट्री में घुसा वो कहता तू मेरा दोस्त है चल मैं तेरे को लगवा दूंगा, बाहर का आदमी एंटर ही नहीं हो पा रहा था उसके अंदर। अब उसके बाद बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम भी होता था। मौसमी काम क्या होता है? जैसे कि मान लो एग्जाम्पल देते हैं आज के टाइम का, एयर कंडीशन। एयर कंडीशन क्या होता है? एयर कंडीशन आप देखोगे तो आपके पास सिर्फ समर में चलता है, गर्मियों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो गर्मियों में सर्विस होना, गर्मियों में चलना। कई लोग ऐसे होते हैं जो एयर कंडीशन में दोनों फैसिलिटीज लेते हैं, जैसे कि गर्म और ठंडा दोनों। तो वहां पे क्या किया जाएगा, वहां पे कैसे उसको चलाया जाएगा? तो वहां पे ये है कि अब 6 महीने का काम है, जब जब सर्दी है तब तक एसी वाले के पास काम है, उसके बाद वो क्या करेगा, एसी या तो मशीन रिपेयर करेगा या बनाएगा या कुछ नया काम करेगा। तो ये मौसमी काम होते हैं जो मौसम के हिसाब से होते हैं। जैसे कि सारी फसल हर मौसम में नहीं होती है ना, जैसे कई कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिसको घर वाले बोलते हैं कि भाई हाँ ये इस मौसम में अवेलेबल होगा। अब आम जैसे हर सीजन में नहीं खा सकते आप, हाँ किसी और कंट्री का आम अवेलेबल हो जाएगा, इस तरह से। बेरोजगारी की आशंका की वजह से मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ने लगे और मशीनों पर हमला करने लगे। अब देखो हाथ से काम करने वाले मजदूर तो सारे खाली हो गए भाई, खाली हो गए, अब उनको कोई काम मिले नहीं, वो परेशान। अब वो क्या भैया हम क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, जो मशीनी युग आया उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। 1840 के दशक के बाद रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई क्योंकि सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने और रेलवे लाइनों का भी विस्तार किया गया।
तो अगर इंग्लैंड में कोई आपसे मजदूरों का जीवन पूछे या एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ कि भाई इंग्लैंड में मजदूरों की दशा क्या थी, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पर बता सकते हो कि इंग्लैंड में मजदूरों की दशा क्या थी। उसके बाद नेक्स्ट, तो यहां पर मशीन उद्योग से पहले उनकी क्या दशा थी और मशीन उद्योग के बाद उनकी क्या दशा आई। इस तरह से ये स्लाइड ना मैं थोड़ी सही करने की कोशिश कर रही थी, स्लाइड नंबर 4 नहीं 5, इसको मैं थोड़ा देखना चाह रही थी ये कहाँ पे ही लग गया। हाँ, ताकि दिखे ना कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये हाँ, इसमें क्या है कि जैसे भारत में कपड़ा उद्योग के ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। लोअर थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको, आएगा तब ना, नहीं आ रहा है ये। आ गया। इसमें क्या है, इसमें ये है कि निवेशों में उद्योगीकरण, उपनिवेशों में उद्योगीकरण, मतलब छोटे छोटे इलाकों में भी उद्योगीकरण होने लग गया था। तो सबसे पहले भारतीय कपड़े के युग की ही यहाँ पर बात की जाती है। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बनता है, आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा क्या बनेगा कि मशीनी उद्योग से पहले भारतीय कपड़े का युग का क्या स्तर था। ध्यान से सुनो, मशीनी युग से पहले भारतीय कपड़े युग का क्या स्तर था और मशीनी उद्योग के बाद जब 1780 में मशीनी उद्योग आया तो उसके बाद भारतीय कपड़े का जो युग है उसका क्या हाल था। तो यहां पर कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 और सेकंड वाले में 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप एग्जाम में इसमें से 4 पॉइंट भी तैयार करके प्रॉपर लिख के आते हैं ना तो समझ लो बहुत बढ़िया है। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा बहुत ज्यादा था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपको पता है पहले रेशमी और कपड़ों का जो एक सिल्क रूट होता था, मतलब वहां से सारा कपड़ा जाया करता था, तो उसका बहुत ज्यादा दबदबा हुआ करता था। उच्च किस्म का कपड़ा भारत में आर्मेनियन और फारसी सौदागर जो है पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया लेकर जाते थे। अब उच्च किस्म का कपड़ा जो है भारत से लेकर चले जाते थे। सूरत, हुगली और ये मछलीपट्टनम प्रमुख एक बंदरगाह होते हैं। बंदरगाह क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। पोर्ट मतलब जहां से आप लोग ट्रेड करते हो, मतलब कि व्यापार करते हो। इस तरह से विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापारी तथा बैंकर इस व्यापार के नेटवर्क में शामिल थे। 2 प्रकार के व्यापारी हैं, आपूर्ति सौदागर और निर्यात सौदागर। ठीक है, आपूर्ति सौदागर क्या होते हैं, जो कि आपके यहां से कच्चा माल लाते हैं, और निर्यात सौदागर क्या होते हैं, जो मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लाना ले जाना, इस तरह से। बंदरगाहों पर बड़े जहाज मालिक या निर्यात व्यापारी दलालों के साथ कीमत पर मोल भाव करते थे, और वहां पर आपूर्ति सौदागर कौन है, जो आपसे माल खरीदना चाहता है, और निर्यात सौदागर कौन है, जो आपको माल वहां से बेच रहा है। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागर के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा, सब टूट गया। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने लगी, कच्चा माल यहां से जाने लगा तो वो माल बनाने लगे और क्या करने लगे, महंगे में अपना माल बेचने लगे। उसके बाद सूरत तथा हुगली जैसे पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। कलकत्ता एक नए बंदरगाह के रूप में उभरा और व्यापार यूरोपीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता था और यूरोपीय जहाजों के जरिए होता था। शुरुआत में भारत के कपड़ा व्यापार में कोई कमी नहीं थी और 18वीं सदी के यूरोप में भी भारतीय कपड़े की भारी मांग हो गई। तो ये डिफरेंशिएट 5 नंबर में आएगा। ये पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में आप लिखो, लिख के देखो, याद करके। बहुत बढ़िया आंसर तैयार हुआ है यहाँ पर कि मशीनी उद्योग से पहले का युग कैसा था और मशीनी उद्योग आने के बाद कैसा हुआ। नेक्स्ट, इसमें जो आपने पढ़ना है वो ये पढ़ना है, ये वाला टॉपिक, ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद बुनकरों की स्थिति कैसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो
अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने राजनीतिक सत्ता मतलब वहां पर एक पॉलिटिकल स्टेट डिपार्टमेंट बनाया या पॉलिटिकल अपना दबदबा बनाया। तो बुनकरों की स्थिति क्या थी? बुनकर कौन होते हैं? जो अपने हाथ से सामान बुनते थे। बुनकर कौन होते हैं? जो अपने हाथ से सामान तैयार करते थे। आई होप दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? बुनकर जो होते थे अपने हाथ से सामान दे। देखो ये चीजें ना टाइप करके भी पीपीटी में बनाई जा सकती है, बट इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। तो मैंने क्या किया, मैंने सपोर्ट का ही फोटो खींचा और फोटो खींचने के बाद मैंने उसको पिक्चर एडिट करके आपके लिए पीपीटी बना दिया। अब मुझे तो सिर्फ मेन है, मेरे को टॉपिक को क्लैरिफाई करना है आपको। तो आपको अगर टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया है ना? मैं इसको अपनी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके आपको पूरा लिखवा सकती हूँ, कोई इशू नहीं है मेरे को। अगर आपको ये सारे जितने भी यहाँ पर सेंटेंसेस हैं, अगर आपको मेरी लैंग्वेज में चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके लिखवाऊंगी। यहाँ पे क्या है? भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापार व दलालों को खत्म करके बुनकरों को प्रत्यक्ष नियंत्रण दिया गया। बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी दी गई। बुनकरों पर निगरानी रखने के गुमशुदा नाम के वेतनभोगी कर्मचारी भी मिलते थे। बुनकरों की कंपनी से मिलने वाली कीमत बहुत ही कम थी। देखो ध्यान से सुनो, 1760 के बाद क्या हुआ? अब मशीनी युग आ गया। अब मशीनी युग आ गया तो जितने लोग हाथ से काम करते थे वो तो गए, उनकी कहानी तो खत्म। क्योंकि भाई अब कौन व्यक्ति इतना इंतजार करेगा कि भाई तू जो कपड़ा मुझे 3 दिन में बना के दे रहे हो आप लोग, वो कपड़ा तो मुझे आधे घंटे में अवेलेबल हो रहा है, तो मैं क्यों तुम्हारे से कपड़ा बनवाऊं? तो अभी इस पे क्या हुआ है, इस पे जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो हमारा देश है वो इन चीजों पे काम कर रहा है कि भाई हैंडीक्राफ्ट जो मटेरियल है जो हिंदुस्तान में बनाया जाता था उनकी अहमियत भी लोगों के जीवन में बनी रहे। और हैंडमेड मटेरियल्स तो आज भी हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद मैनचेस्टर्स ब्रिटिश कपड़े का भारत में आना। अब क्या हुआ, बाहर के कपड़े आके बिकने लग गए यहाँ पर। जैसे कि उन्होंने कच्चा माल यहाँ से लिया और कपड़े बनाने शुरू कर दिए। अब जब उन्होंने कपड़े बनाने शुरू करे तो आप लेते नहीं हो, अब एडिडास लेते हो, मतलब सॉरी जो मतलब इंडिया का ब्रांड नहीं है बाहर का ब्रांड है वो आप खरीदते हो यहाँ पर। जैसे कि 19 सदी के आते आते बुनकरों के सामने नई समस्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद भारत में सूती वस्त्र निर्यात में भारी कमी आ गई क्योंकि भैया यहाँ से इंपोर्ट होना बंद हो गया बहुत ज्यादा। उसके बाद ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग का विकास, आयातित कपड़े पर आयात शुल्क लगना शुरू हो गया। भैया अब ऐसे कपड़े नहीं ले जा सकते, अब आपको क्या देना पड़ेगा? हमको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद भारतीय बुनकर की समस्या, नियत बाजार का ढह जाना, स्थानीय बाजार का संकुचित हो जाना और उसके बाद अच्छी कपास का ना मिल पाना भी बहुत ज्यादा कठिन होता जा रहा था। कपास खरीदने के लिए मजबूर हो जाना किसी भी कीमत पर। और 19वीं सदी के अंत तक भारत में फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन शुरू तथा भारतीय बाजार में मशीन का उत्पादन की बाढ़ आ गई, मतलब बाढ़ लग गई। नेक्स्ट में ये जो आपका टॉपिक है औद्योगिक विकास का अनूठापन। अब देखो औद्योगिक विकास आया तो उसके अंदर क्या आया, उसका डेवलपमेंट भी आया, उसका अनूठापन भी आया, लोग उसको खरीदने लगे, लोग कह रहे भाई चलो खरीदते हैं, कुछ करते हैं इसके लिए। तो क्या हुआ कि भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाले यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादन में ही दिलचस्पी थी। जैसे कि क्या क्या कराना चाहती थी ब्रिटिश सरकार जिससे उनको ज्यादा कमाई होती थी? भारत में बेचने के लिए चाय, कॉफी, नील, जूट, खनन उत्पाद भारत में बेचने के लिए नहीं। जैसे बाहर चाय कॉफी, भारत में पहले कौन चाय पीता था? हम तो लस्सी पीने वाले लोग थे भाई, दूध पीने वाले लोग थे, मक्खन खाने, घी खाना, छाछ, है ना। चाय कॉफी हम लोगों को कहाँ इतना पता था। और आज के टाइम में देखो भारतीय व्यवसायों ने वह उद्योग लगाए जो मैनचेस्टर उत्पाद से प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे। मैनचेस्टर मतलब कपड़ा उद्योग से उनको कोई मतलब नहीं था। जैसे उदाहरण के लिए धागा, जो कि आयात नहीं किया जा सकता था, जो कपड़े की बजाय धागे का उत्पादन, है ना। माना कि कपड़ा हर जगह कपड़े की दिक्कत आने लगी, तुमने कहा धागा बनाओ भाई, धागा बनाओगे तो धागा लोग खरीदेंगे, फिर कपड़ा अपने आप बनाएंगे। 20 सदी के पहले दशक में भारत के औद्योगिक का ढर्रा बदल गया। स्वदेशी आंदोलन लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया करते थे। कहते थे कि भाई स्वदेशी आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी ने, उन्होंने कहा था कि बाहर की चीजें मत खरीदो, अपने देश की चीजें खरीदो, अपने देश की चीजें खरीदो ताकि अपने देश को कमाई हो सके। बाहर की चीजें खरीदोगे तो क्या होगा? बाहर की चीजों को कमाई होगी, बाहर के देशों को कमाई होगी, बाहर के देश के पास पैसा जाएगा। और अभी भी यही कहना है कि अपने देश में माल बनाओ और अपने देश में बेचो। प्रथम विश्व युद्ध में भारत में औद्योगिक उत्पादन को तेजी से बढ़ाया गया। नई फैक्ट्रियों की स्थापना की गई और ब्रिटिश मिलें युद्ध के लिए उत्पादन में व्यस्त थी। ब्रिटिश जो थी वो बेसिकली किसमें ज्यादा व्यस्त थी? उत्पादन में। नेक्स्ट, अब इसके बाद भारतीय मजदूरों की दशा कैसी रही और प्रारंभिक उद्यमी किस तरह के थे, इस पे बात कर लेते हैं।
तो जब भारत में फैक्ट्रियों का आना स्टार्ट हुआ तो कब आ रही थी भारत में फैक्ट्रियां? 19 सदी में, 19 सदी में भारत में फैक्ट्रियां आ रही थी। तो भारतीय मजदूरों की दशा कैसी हुई? ज्यादातर मजदूर अस्थायी तौर पर रखे जाते थे। अस्थायी तौर मतलब परमानेंट नहीं होते थे, वो नॉन परमानेंट होते थे। देखो ये वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि भारतीय मजदूरों की दशा कैसी है, तो ज्यादातर मजदूर अस्थायी तौर पर रखे जाते थे, मतलब कि जो मजदूर भारत में परमानेंट नहीं होते थे। समझ आ रही है? मतलब कि वो परमानेंट नहीं है भारत में। फसलों की कटाई के समय गांव लौट जाते थे, वो नौकरी मिल पाना बड़ा कठिन होता था। जॉबर मजदूरों की जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित करते थे। जॉबर्स क्या करते थे? उनको खरीद लेते थे, उनसे काम कराते थे और जब उनका मन होता था उनको हटा देते थे और जैसा मर्जी बिहेव करते थे उनके साथ, जैसा मर्जी उनको बोलते थे, इस तरह से। प्रारंभिक उद्यमी क्या थे? ये सभी चीन के साथ व्यापार में शामिल थे। प्रारंभिक उद्यमी मतलब जो अभी अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप कर रहे थे, तो वो चीन के साथ जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर, उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई। बंबई में डिंशा पैटेड और जे.एन. टाटा, इन्होंने भी लगाई। सेठ हुकुमचंद ने कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाई। देखो ये एमसीक्यू आ सकता है आपके पेपर में कि पहली जूट मिल जो है वो कहाँ लगाई गई थी। सेठ का नाम नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पर लिखा है कि पहली जूट मिल जो है वो कहाँ लगाई गई थी, तो पहली जूट मिल जो है वो कलकत्ता में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी? कलकत्ता में। मद्रास के कुछ सौदागर जो बर्मा, मध्य पूर्व तथा पूर्वी अफ्रीका से व्यापार करते थे और कुछ वाणिज्यिक समूह जो भारत के भीतर ही व्यापार करते थे। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो ये आता है। इसमें क्या है? औद्योगिक विकास का अनुठापन। आई थिंक सो ये हो गया है ना, ये हो गया है। नेक्स्ट, अच्छा जी ये भी हो गया है, डबल स्लाइड्स। अच्छा अब इसके बाद ये चैप्टर हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना कुछ घटनाएं घटी थी, इंपॉर्टेंट घटनाएं जो आपको एमसीक्यू में कैसे दिखेंगी। देखो हिस्ट्री में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो डेट याद करना होता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा?